चलिए क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में वो सुनना। लास्ट क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने टर्म्स थे वो देख चुके थे। तो यदि आज हम लोग अगले क्लास में मौजूद है और इस क्लास में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक इसके आगे आएगा। आ जाइए, आ जाइए प्लीज, बैठो। तो कुछ भी शुरू करने से पहले जरा आप ये रिकॉल कीजिए, सिर्फ इतना बताओ कि सपोज कोई एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? नहीं, पॉइंट ए है। क्यों तो चार्ज है वहां। गजब बात है। कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और वहां पे कोई एक चार्ज रखा है। कौन सा? क्यू। इससे आर डिस्टेंस पे बच्चों, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एक और पॉइंट है और यहां पे हमें क्या पता करना है? पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था फॉर्मूले में हम लोगों ने? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। वही यदि आर स्क्वायर कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होने लगती है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर दो तो बात शुरू हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था, सबके दिमाग में है, लास्ट क्लास में यही देखा था। चलो अब इस बात को हटाता हूं, इस बात को हटा दीजिए और ये बात करो गौर कि सपोज हमारे पास ये कोई एक सर्कल है। एक्चुअली सर्कल ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, ये स्फीयर है, जैसे कोई फुटबॉल, जैसे कोई क्रिकेट बॉल, ऐसा कुछ है। अब वो सर्कल जैसा तो होता नहीं बैंगल की तरह, वो तो कंप्लीट ऐसा हुआ करता है, वो तो तीसरा से वो ले लिया था, वो तो ऐसा हुआ करता है ना, गेंद की तरह। ये जो चीज आप देख रहे हैं ऐसा ही, ठीक है। तो अब ये आई थिंक जेम्स ट्रॉफी में आता है या समवेयर, हाँ कोई बात नहीं। सुनो बात सुनो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये देखिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उस पर करो बातचीत। क्या क्या करना, क्या क्या करना बातचीत, वो देखो। बस बस, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये रहा सेंटर और सेंटर पे रखा कोई एक चार्ज। बताना जरा, यदि इस स्फेयर का रेडियस आर है तो सेंटर से किसी भी तरफ चले जाओ इसका रेडियस आर ही होगा। शिवम, होगा ऐसा? निखिल, ऑफ कोर्स ये होगा। किसी स्फेयर का रेडियस वैरी कर ही नहीं सकता। प्रियंका ध्यान दीजिए, ज्योति गौर कर, सेंटर पे है चार्ज क्यू और इस पूरे स्फेयर को मतलब एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी जैसा लिया, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया फ्रीली। जरा बताओ यहां पे यदि आप पोटेंशियल निकालोगे क्या होगा? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। किसी को ऐतराज? अच्छा, मतलब इस स्फेयर के इस पॉइंट पे पोटेंशियल आया क्यू बाई, अभी नहीं लिखो बेटा, बाद में, क्यू बाई सॉरी 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। यदि ऐसा ही पॉइंट यहां ले लो, सरफेस पे यहां ले लो, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, हर जगह ले लो, तो हम लोगों को क्या कुछ मिला करेगा? क्या कुछ मिला करेगा? इतना ही पोटेंशियल यहां दिखेगा, 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 सेम पोटेंशियल यहां दिखेगा,
और बिल्कुल यही पोटेंशियल यहाँ दिखेगा। ये तो हम लोगों ने गिनती के कुछ पॉइंट लिए, 2 4 6 पॉइंट्स लिए सिर्फ। जरा सोचो, एक ऐसे स्फेरिकल बॉडी में इनफाइनाइट पॉइंट्स आप ले सकते हो, तो हर पॉइंट की खासियत है। क्या खासियत है कि इस चार्ज से इसका डिस्टेंस r, तो इसका भी डिस्टेंस r, इसका भी r, इसका भी डिस्टेंस r, इसका भी स्मॉल r, इसका भी स्मॉल r, इसका भी स्मॉल r। और पोटेंशियल के फॉर्मूले को जो हम पिछले क्लास उस फॉर्मूले को देखें तो 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। क्यू आपने फिक्स रखा हुआ है, वो आप उसको जगह ही नहीं दे रहे हो क्यू को चेंज होने की, वो फिक्स कर दिया। और तो और एक स्फेयर कंसीडर करके आर को भी फिक्स कर दिया। मतलब हर एक पॉइंट पे यदि इसमें करोड़ एंड करोड़ ऑफ पॉइंट हो जाए, तो हर पॉइंट पे, इस स्फेयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा। हम लोग ऐसे सरफेस को, बच्चों ये जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है हमें, ये जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है, हम लोग इस तरह के सरफेस को कहा करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके चप्पे चप्पे पे, जिसके हर एक पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल फिक्स्ड हो, कभी वैरी ना करे, हम लोग ऐसे सरफेस को कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या हम लोग इस बात को समझ पाए? हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। वेरी गुड। क्या आप लोग समझ पाए बेटा? यस सर। ओके, और कोई आवाज दे दो प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लिखना क्या है वो देखो, कि हमारा अभी का टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम लोग कहेंगे किसको, कैसे डिफाइन करेंगे? आज की कहानी इसी पर है, ये भी ध्यान रखना। आज जो भी बात करेंगे तकरीबन वो सब इसी पे बात होगी। The surface at every point of which the potential due to a given charge same is called an surface. Is called an equipotential surface. इक्वी का मतलब आप समझते हैं, सेम। तो एज द नेम इंडिकेट्स, कोई भी ऐसा सरफेस जिसके चप्पे चप्पे पे, जिसके हर एक पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकालो, जिसका फॉर्मूला लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़कर आ रहे, जिन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लगा के आ रहे, जिसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है? हाँ, मैं खुद भूल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। वो हमेशा फिक्स्ड है, हमेशा सेम है, कहीं वैरी नहीं करता। क्या यहां तक ठीक? सनी?
विपिन, विश्वजीत, गुड वर्क। क्या यहां तक आप लोग समझ पाए बच्चों? आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आपने। अब हम लोग थोड़ी सी और बातचीत यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसको तो यही रखा, आप कह दीजिए कि हमें अब पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर आप इसी को कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, आप इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं कि यदि दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, ये नहीं कुछ और था, यदि दुनिया में कहीं पर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके बारे में हमें जो और छोटी छोटी बात है वो बताना चाहिए, दो वजह से। वजह नंबर एक, आज जो थ्योरी पढ़ रहे हो हम लोग, अगले क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज के ही नॉलेज पर होगा, और इसके खत्म होते ही हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें भी आज जो पढ़ रहे हो इनका बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है विश्वजीत, आप सही है, बहुत अच्छा, ठीक है, एक नींद ले रहे हो तब तक। जनता को बताना जरूरी है, तब ना विपिन घर जाकर बताएंगे कि विश्वजीत। हाँ चलो, ये सपोज करो हमारे पास कोई एक सरफेस है, प्रॉपर्टी क्या है लिखेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, कैसा सरफेस हो सकता है, कैसा सरफेस, आप अपने फोन को हथेली पे रख लो तो उसका जो ग्लास है, उसका जो स्क्रीन है वो एक सरफेस हो गया, या हमारे आपके घर पे वो जो बिस्तर पे चादर बिछी हुई है वो भी तो एक सरफेस हो गई, या जिस डेस्क पे आप नोटबुक्स वगैरह रखते हैं, बुक्स रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो भी तो एक सरफेस है, या हम तुम जहां खड़े होते हैं जमीन, वो भी तो सरफेस है। तो ये कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस पे हम लोगों ने रखा है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है, कितना बच्चों, कौन से पॉइंट पे ये चार्ज रखा है, पॉइंट ए, कैसे तुम्हें पता, मैं पी पे रख दूंगा तो चलो तुमने बोल दिया तो ए ही कह दिया, हाँ मैं कुछ और बोलने वाला, तब तक एक सुर में आप लोग कहते हैं ए, ठीक है। जितने बच्चे ऑनलाइन है ठीक है बेटा, आगे चल सकते हैं हम लोग। Yes, sir. बहुत अच्छा, ए से कहां तक लाना चाहते हैं हम लोग इसको, बी तक, ए से कहां तक, बी तक, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ए से बी तक कुछ डिस्टेंस विस्टेंस जो होना होगा, पिछले में थ्योरीज के क्लासेस में ऐसा भी कहा था कि आप यदि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को दिखाना चाहते हो तो वी से दिखाना होगा। यदि हम लोग पोटेंशियल एट ए की बात करते हैं, क्यों ना डायरेक्टली इसको वी ए लिख दे, हमें दोनों बातों का कंफर्मेशन होगा कि ये पॉइंट ए है और यहाँ के पोटेंशियल को क्या बोला है, वी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ के पोटेंशियल को क्या बोल दो, वी बी। अच्छा, अब ऑफ कोर्स ये जो चार्ज है इसको आप यहां से पकड़कर, खींचकर, घसीटते हुए जबरदस्ती आप ए से कहां तक लाना चाहते हैं, इसको बी तक। पिछले क्लास में पढ़ा था, थोड़ा वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट लगा था कि वर्क डन किसको कहा था हम लोगों ने, किसी भी बॉडी पे जितने न्यूटन आते हैं से बॉडी में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इनके प्रोडक्ट को ही तो वर्क डन कहा था। जैनब याद है, ये हल्का सा डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है, फिर भूला।
हाँ कंपटीशन, सुनो अनिशा, ये सुनो बात, यदि इस चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे तो ये रहा वर्क डन, ये रहा कि चार्ज इनिशियली कहां था, और ये रहा चार्ज को फाइनली हम लोग कहां ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बताना जरा, क्या ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। यही तो बात की थी, यही तो पढ़ा था पिछले क्लास में। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहा था? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another in an electric field is called the electric potential difference between the 2 points। खुशी को याद आया, आप थी खुशी, आप भी थी ना खुशी, सुजाता, तरह का बुझाता, हाँ चलो ठीक है, यही बात तो किया था उस दिन भी, ठीक है ना। देखा, अचानक से नौशीन बताएंगी बेटा, अचानक से मैंने VB और VA को कैंसिल कर दिया, यहां 0 लिख दिया। ये सवाल सिर्फ नौशीन के लिए, और ये WAB जैसे का तैसा और Q जैसे का तैसा। ठीक है, चलिए, कोई भी जितने बच्चे ऑनलाइन हैं उनमें से भी कोई आंसर कर सकते हो, और जो यहां बैठे हैं उनमें से भी कोई। नौशीन से छीन कर ये सवाल बांट दिया सब में, जाओ तुम भी क्या याद करोगे। बहुत बहुत पूरा बहुत बहुत सही। सुनिएगा, अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। हम लोगों ने ये जो सरफेस लिया है ना, एक्चुअली ये सरफेस कैसा है? इक्वी पोटेंशियल। जिसकी खासियत क्या है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, ध्यान से, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये करोड़ों करोड़ अनगिनत इनमेरेबल पॉइंट्स, और सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है? सेम। तो यदि सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी पे होगा। मानने को तैयार है? मानने को तैयार है? अच्छा, तो यदि ऐसी बात है तो हम लोग कह सकते थे पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, इसलिए VA और VB इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो दोनों इक्वल तो है ही, अपोजिट भी करवा दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल भी करवा दिया। क्या यहां तक पक्का श्योर? तभी आगे जाऊंगा, वरना यदि फिर भी कंफ्यूजन रहा तो एक और बात है मेरे पास आपको बताने के लिए। श्योर है? समझ गए? आप कह रहे समझ तो गए, लेकिन वो बात क्या है वो बता ही दीजिए, क्योंकि मन में तो वही बात चल रही कि बात क्या है। सुनो बात, अभी बेटा पिछले स्लाइड में हम लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे थे क्या? चार्ज यहां पे था और इसी वजह से वो जो कंप्लीट स्फेरिकल शेल था, वो जो कंप्लीट स्फेयर था, उस पूरे पे चप्पे चप्पे पे पोटेंशियल सेम आ रहा था। समझो उसी स्फेयर का एक टुकड़ा काट के निकाल लिया, और ये जो टुकड़ा निकला है और कुछ नहीं, यही वो टुकड़ा है। तो नीचे कहीं पे चार्ज होगा, उसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहां, उतना पोटेंशियल यहां, उतना यहां, उतना यहां, ऐसा कुछ है।
ओवरऑल आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू 0 इंटू क्यू कितना हो गया, क्या पता चला हम लोगों को, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, जो चार्ज कहां रखा हो, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कितना, 0, या कह दो नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये बात पहुंची आप तक, क्या आप तक पहुंची ये बात, जो बच्चे ऑनलाइन है जरा बता देना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छी। Yes, sir. ओके, तो इसको हम तुम लिखते हैं बेटा, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्या लिखेंगे शिवम, नो ऑन मूविंग अ 1 point to another on an potential surface। ये बात हो गई। पहले हम लोगों ने इनको प्रूव किया, पहले ये चेक किया कि ऐसा होता है या नहीं। स्वर्ण ध्यान दीजिएगा, पहले ये देखा हम लोगों ने कि जो इसमें हम लोग लिखने वाले थे, जो सीखने की कोशिश करने वाले थे, तो एक सरफेस ले लिया और ये सरफेस कैसा था, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कैसे सरफेस को कहते हैं, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम। तो जब करोड़ से करोड़ सौ पॉइंट है, हर जगह पोटेंशियल सेम, तो उसी सरफेस के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट चुना, एक वो पॉइंट जहां पे चार्ज पहले मौजूद, एक वो पॉइंट जहां पे हमें चार्ज को ले जाना है, खींच कर घसीट कर। अब यदि यहां से यहां तक ले गए, तो वर्क डन जो हुआ इसको ए से बी तक लाने के लिए उसे डब्ल्यू ए बी से दिखाया। चार्ज हमारा क्यू था, और बीते क्लास में हम लोगों ने इसी चीज को डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा था कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब चूंकि ये दोनों इक्वल थे, इसलिए कैंसिल होने में जरा भी वक्त नहीं लगाया, 0 मिला, इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। सो वी आर नॉट लेफ्ट विद डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। डब्ल्यू ए बी 0 का मतलब वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, 0। और ये दोनों पॉइंट्स कहां थे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वही बात यहां पर बाद में लिखी, तो एक बार आप इसको भी देख लो, उसके बाद फिर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दे सकते हैं तो दे दीजिए Yes, बच्चों। sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बहुत अच्छा। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा, तो इन चीजों को एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद करते हैं बातचीत। ठीक है, ठीक है, अच्छा। इसके बाद चलिएगा थोड़ा सा आगे, फिर से आप कंसीडर करो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अनिशा, ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब इसमें जितने पॉइंट्स होंगे, हर
पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा सेम। अब दिखाने को तो आप अनगिनत ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखा सकते, इस तरह से जितने पॉइंट्स आपको लेने हैं आप ले लो। फिर से 2 पॉइंट स्पेशली दिखाओ। है तो इतने की काउंट नहीं कर सके हम लोग, उतने जितने आसमान में तारे, इतने पॉइंट्स पॉसिबल है। लेकिन उनमें से हम लोगों ने फिर एक पॉइंट लिया बेटा, पॉइंट ए, जिसके पोटेंशियल को क्या कहा, VA। एक दूसरा पॉइंट फिर लिया है जिसके पोटेंशियल को फिर से क्या कहा, VB। एक चार्ज है हमारे पास, कितना बेटा, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज। अरे डेफिनेशन में था, याद कीजिए, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहां पर क्या किया, जानबूझ करके हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया, और वो 2 कूलम का नहीं 1 कूलम का। 1 कूलम का लिया, इसलिए क्या बोला, यूनिट। 2 कूलम का होता तो 2 यूनिट हो जाता, तो डेफिनेशन में 2 यूनिट है नहीं, तो यूनिट लेना है, इसलिए कितने कूलम का बोलो ना, हाँ, तो इसलिए 1 कूलम का लिया। इसको फिर वही करो जो पिछली बार हम लोग देख रहे थे। पॉइंट ए से लेकर कहां आना है स्वर्णा, बी तक। ठीक है सुभाष, अच्छा होने दीजिए, कोई उपाय नहीं है, गौर करते रहना, गौर करते रहना। यहां के बाद आप फिर से कहानी वैसे ले चलो, VB minus VA equals to work done to bring the charge from A to B divided by Q, ये हुआ करता है। सरफेस इक्विपोटेंशियल है बच्चों, दोनों आपस में इक्वल भी तो होंगे, इक्वल है, और यहाँ पे अपोजिट भी हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा, नेगेटिव, तो कैंसिल होकर 0 होंगे। अभी पिछले स्लाइड में जो देखा वो, सनी ध्यान दीजिए, अच्छा, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, फिर से 0, WAB, तो Q के जगह 1 मत भी रखो तब भी चलेगा, और रख भी दो तो भी कौन सा तीर मार लेंगे हम लोग, ऐसे भी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर WAB 0 ही होना है। तो यहां से हमें पता चला इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। बिल्कुल यही चीज तो अभी हम लोग यहां पीछे कैलकुलेट कर पाए थे, और पहली प्रॉपर्टी कह दी थी इसको, किसकी पहली प्रॉपर्टी थी ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या कहा था, वो प्रॉपर्टी कह रहा था किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि आप कोई एक चार्ज रख दो, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ, तो वर्क डन कितना होता है, 0। यहां पर भी तो वही किया, और यहां पर भी हम लोगों ने वही किया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए से उठाकर बी तक ले गए, WAB कितना आ गया, 0। क्या क्लियर, अब फिर से हम लोग WAB निकालेंगे, लेकिन तरीका अलग। क्या आप लोगों को वीडियो साउंड क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑपरेट भी करने जा रहे हैं, जरा देखते जाना, देखते जाना। नाउ यदि आप इस डिस्प्लेसमेंट को DR बोल दो, A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, जहां से जहां तक बॉडी को ले जाना चाहते हैं, बोलने को तो R भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके, लेकिन हम लोगों ने A और B के बीच के डिस्टेंस को काफी छोटा लिया है, तो DR कह दिया इस डिस्प्लेसमेंट को।
डी आर कह दिया। तो एक काम करो, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इसका ये फॉर्मूला भी लगा दे क्या, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। क्लास 11 वर्क एनर्जी पावर, और इसमें हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि किसी भी बॉडी पे आपने यदि एफ न्यूटन का फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से बॉडी यदि एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया तो वर्क डन होता था W इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस या ds, जो भी है। यहां पर भी देखो हम लोगों ने वर्क डन को वो क्लास 11 का जो डेफिनेशन था वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर, वो अप्लाई करके यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज किया कि फोर्स है कितना, वेक्टर एफ, और ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेक्टर डी आर। ठीक है, अच्छा, ठीक, अच्छी बात। अब याद तो होगा हम सबको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर की यदि बात करेंगे तो होगा ना एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, रख सकते हैं। तो क्या लिखा इसको, एफ डी आर कॉस थीटा। मुझे पता है आपका सारा ध्यान थीटा पे जा रहा है कि फोर्स किधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। थीटा जब मैं आपसे अभी पूछूंगा थोड़ी देर में, तो आप ये भी तैयार रहेंगे कि या तो आप 0 बोलने वाले हो या फिर 180 बोलने वाले हो। यदि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा आप 0 कहने को तैयार है। यदि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल 180 कहने वाले हो। बोलो ना प्लीज। लेकिन वहां से आपका ध्यान हटाना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान कहीं और ले जाना चाहता हूं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, डिफाइन किया था ना पिछले मंथ शुरू में ही, कूलॉम्स लॉ खत्म हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हुई थी। तो जरा आप रिकॉल करो कि हम लोगों ने ऐसा भी कुछ पढ़ा था क्या, E equals to F by Q naught. The electrostatic force per unit test charge is called electric field intensity. यही तो था, याद आवा कि नहीं आवा? Yes, sir. ये पढ़ा कर देवा बेटा। हाँ चलो, थैंक यू बेटा। यहाँ पूछा याद आवा कि नहीं, तो वहां सुभाष कह रहा है आवा। ऐसे तो कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है नए दूल्हे की तरह, लेकिन आज बोल पड़ा। चलो ठीक है, सुनो। हाँ कल बोला था, थोड़ा सा था। हाँ रुक जा, क्या हम लोगों को याद आया अलीशा, क्या हमें याद आया जैनब? पक्का? अपराजिता को भी हम, अच्छा आप लोग का नहीं ना, अच्छा कोई बात नहीं, आएगा, याद आएगा। और हम सब क्लास में देख रहे थे इस चीज को, बाय चांस किसी की वो क्लास मिसिंग हो तो ऐसा होता है। तो आप दोनों को बेटा बोल दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये होता है पर यूनिट चार्ज। इसको फिलहाल ऐसे रखो, जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ऐसे याद रखो। हाँ चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। कृति, क्या हम लोग वर्क डन AB इक्वल्स टू इस F के जगह QE रख सकते हैं, साथ में DR cos थीटा? फिर आपका ध्यान थीटा पे जा रहा है, ये ध्यान बड़ा बेईमान है आपका। मैं
जबकि सारी बात थीटा की हो रही है। जो भी बात करेंगे अभी हम लोग वो थीटा को लेकर एक रिजल्ट निकालेंगे और यही लिख देंगे बाजू में। अब जब बात थीटा की हो रही है और थीटा आपको सोचने से मना कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ बात होनी चाहिए। कोई सोच रहा क्या पागल की तरह बक रहे आप ही समझ रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया जो बोलना चाहती बोले। WAB इक्वल्स टू ध्यान ध्यान ध्यान, Q कितने कूलम का था बेटा? तो यदि Q के जगह 1 रख दे, Q तो दिखना बंद, Q के वैल्यू को आप 1 रख दो तो Q गायब, क्या हो जाएगा? सिर्फ हो जाएगा E। तो फिर ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं हम लोग? हाँ, हो गया E dr cos थीटा। थीटा के बारे में बात करें, थीटा को अभी सोचना मत, जो अगली प्रॉपर्टी है, जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है, वो थीटा के ही बारे में बताएगा। अभी आपको थीटा के बारे में नहीं सोचना है, मैं थीटा का नाम भी नहीं ले रहा हूं, आप भी मत लो। इसको क्या इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2। सब कुछ ठीक? अच्छा, आप जो लोग वहां बैठे घरों पे ऑनलाइन क्लास के वही बताओ, ठीक है यहां तक? Yes, sir. अच्छा, मैं Yes, क्यों sir. ऐसे बोलने में लड़खड़ा गया है, कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, इधर ठीक करके आता हूँ। आ जाओ, आओ शुरू करते हैं। इनको नहीं दिखना चाहिए, हम लोग को पता चला। ठीक है सुनो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है? ये तो किसी का ऐसा स्टाइल रहता है, यहीं से फिर चला जाए। चलो सुनो, रुक जाइए। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ठहरो। यहां पे WAB क्या मिला है? E dr cos थीटा, और यहां पे WAB क्या मिला है? 0। थीटा के बारे में मत सोचो, बात उसी की हो रही है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू 0 बाई E इंटू डी आर? cos theta equals to 0 by anything 0, that means cos theta equals to cos 90। थोड़ा सा मैथ्स लगा है क्लास 10 का, जो बायो वाले बच्चे हैं उनको भी इतना पता है कि 0 जो होता है cos में, वो cos 90 का वैल्यू होता है। Therefore थीटा इक्वल्स टू क्या? 90। बेवजह हम लोग तब से थीटा की बात कर रहे थे कि 0 होगा या 180 होगा, ना तो 0 आया, ना तो 180 आया, ना तो हेड आया, ना तो टेल आया, ना झंडी आया, ना मुंडी आया, है ना? ऐसी पिंडी आ गया। अब रुक जाइए, जरा ध्यान लगाना। हम लोगों को ये समझ में आया था शुरू शुरू में कि शायद हम लोग, अब जब थीटा होता है तो दो चीजों के बीच में एंगल होता है ना अनिशा, ध्यान दो। जब हम लोग एंगल की बात करते हैं उसके लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। यदि मैथ्स की बात करो तो एक हमारा ये टर्मिनल लाइन होता है, एक रोटेटिंग लाइन होता है, उसके बीच की एंगल की बात होती है। यहाँ पे जब शुरू में थीटा की बात चल रही थी तो आपको लगा था जैसे मैं आपसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल की बात करना चाहता हूं। नहीं, यदि वो लिया होता तब तो देखो, जो फोर्स लगा वो भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, यहीं पर कॉस थीटा की जगह 0 रख देते, 1 हो जाता। यहां पर कुछ और है, यहां पर F इंटू डी आर कॉस थीटा था, यहां पर E इंटू डी आर है। F को हटा दिया, F के जगह Q इंटू E रखा
और Q1 कूलॉम का था तो Q गायब हो गया और E और DR के बीच की बात हो रही है। अब इससे कंक्लूजन निकल रहा, अच्छे से देख लो, फिर वो पिद्दी सी एक लाइन है जो हम लोग लिख लेंगे। तो या तो आप इन सब का प्रूफ देखे बगैर ये रट कर चले जाओ एग्जाम में, या फिर इनको प्रूफ के साथ समझ लो और उसके बाद सीख कर एग्जाम में जाओ, ताकि डायरेक्ट पूछे तो भी बता सको और इससे जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट रख दे तो भी आइडिया तो रहे हमारे पास। ठीक है, चलो इसको एनालाइज कीजिए आप। ये तो थीटा 90 आ गया, बताओ यदि आपको चल गया हो तो आप बताना जो ऑनलाइन है, या आपको पता चल गया होगा तो आप बताना। यहां जो थीटा 90 आया है वो किसके किसके बीच का एंगल है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। है ना, आपने कहा ई और डी आर, आपने कहा तनु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इतना ही कहा कि कुछ और इसमें ऐड करना चाहोगी? सर इक्विपोटेंशियल सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो मैं पहले आपकी बात लेता हूँ, ई और डी आर। पहले तो मैथमेटिकली तो यही बात है, अरे जैसे ए बी कॉस थीटा, तो किसके किसके बीच के एंगल की बात होती है? ए और बी के बीच की बात। यहां पर भी यदि ई डी आर कॉस थीटा, मतलब हम किसके किसके बीच की एंगल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डी आर के बीच का। मतलब लिखना चाहते कि देयरफॉर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि है, तो ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर डी आर। क्या मतलब? क्या मतलब? ये जो डी आर है वो यही तो है, ये जो डी आर है के ऊपर ही तो लाई करता है। ये जो डी आर है, ये जो आप लकीर देख रहे हो, ये तो बिल्कुल इसी सरफेस के ऊपर खींची गई है। मतलब डी आर को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे खींची हुई एक लाइन यदि कह रहे हैं, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कह सकते हैं। जैसे इस तरह का एक सरफेस हो अनमोल, और आप इस तरह से बहुत सारे लाइंस खींच दो, तो इन्हीं लाइंस के मिलने से ही तो ये सरफेस बना है। तो यदि कोई ऐसी चीज हो जो इनमें से एक लाइन पर परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स वो इस पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर 4 फिंगर्स हैं, ऐसे इनको ऐसे रख दिया, या चलो ऐसे रख दिया। अब ये स्टाइलस लिया, इसको परपेंडिकुलर कर दिया इंडेक्स फिंगर पर। ये देखिए, यदि ये इंडेक्स फिंगर पे परपेंडिकुलर है तो ठीक इसके बगल वाले मिडिल फिंगर पर भी परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये रिंग फिंगर पर भी परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये लिटिल फिंगर पर भी परपेंडिकुलर कहलाएगा। और यदि चारों फिंगर के मिलने से ये सरफेस बना है तो ये इस पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलर कहलाएगा। एक तरफ कौन है? सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरी तरफ ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। खड़े हो जाओ, मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन है। खड़े हो जाओ बेटा। हाँ वही तो, तुमको मालूम भलाई की जमाना नहीं है फिर भी तुम अच्छा करने निकल पड़े। चलो दोनों ध्यान दो, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी आर। मतलब सनी को मजा आ गया, बढ़िया किए सर, यहाँ बैठ के बहुत भचर भचर करता रहता। क्या चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी आर के जगह लिखना चाहता हूं मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस।
वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये परपेंडिकुलर किसके निकला, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, ये तो डी आर था, कहा ना, ये जो डी आर डी आर डी आर डी आर, इन्हीं के मिलने से तो पूरा सरफेस बना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है ना, हाँ, इन्हीं के मिलने से तो पूरा सरफेस बना है। तो आप बोलो कि डी आर पे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या बोल दो पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलर है। निखिल, हाँ वही तो अब मुझे लिखना होगा बेटा, बहुत देर हम लोगों ने बातचीत की, मुझे लिखना होगा, मुझे कहना पड़ेगा कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। कौन सा नंबर होगा बेटा, सेकंड नहीं, आई थिंक थर्ड होना चाहिए, ये फर्स्ट था ना, हाँ तो सेकंड। तो नंबर 2 में लिखना चाहता हूं, the electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface। और इसका प्रूफ भी है हमारे पास। जब आज की क्लास शुरू कर रहे थे हम लोग, तो याद करो एक स्फेयर कंसीडर किया था जिसके मिडिल में एक चार्ज रखा था Q, और वहां से पोटेंशियल की बात आई थी, ये वाला डायग्राम। एक काम करो, ये जो पोटेंशियल्स दिखाया था आपने, ये भी तो पता है, और हम लोग पढ़ा भी है इस चीज को, कि यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होते हैं, पढ़ा था, ऐसी बात की थी। अच्छा, और चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस इनवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने सिर्फ आर दिखा रखा है, सिर्फ पोटेंशियल, इसमें आप ऐसा करो कि यदि ये चार्ज है Q, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दो, वेक्टर ई, ये दिखा दो वेक्टर ई, ये वेक्टर ई, ये वेक्टर ई, यहां पे भी वेक्टर ई, इस जगह भी वेक्टर ई, पे आप वेक्टर ई दिखा दो। अब गौर करना, मैं कहां पे 90 डिग्री की बात कर रहा था, कहां पे बात कर रहा था, यहां, ये देखो क्या एंगल है 90। इसमें ये क्या है, व्हाइट वाला जो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये जो है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ पे भी 90, इस जगह भी 90, इस जगह भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी, मतलब जो आपने लिखा है, आपने क्या लिखा है, यहाँ नहीं पीछे लिखा है, मतलब आगे लिखा है, आपने लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रहे होंगे ये लोग, किसके साथ, पोटेंशियल सरफेस। बोलो आया यहां तक, ठीक है। अच्छा, बैठ जाओ मैम, खड़े हो जाओ। सुना आपने बच्चों, सब लोग हैं कि कोई लीव हुआ, ठीक है, ठीक ठीक, आप बैठ जाओ। अच्छा, इस बार प्लीज बैठ जाओ, आगे सुनिए। अगली प्रॉपर्टी सुनना, और ये प्रॉपर्टी एवे नहीं है, या तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी शक्ल में, वरना इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस,
और न्यूमेरिकल्स में इनका यूज होता मिलेगा आपको, आप अगले क्लास में देख लेना। फिलहाल ऐसा पढ़ा था, चार्ज पॉजिटिव फील्ड आउटवर्ड, ठीक, ये सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, प्लीज ध्यान दीजिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे ये बोलना क्या चाह रहा है। अभी तक 2-3 किया, उसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा कि यदि दोनों प्रॉपर्टी की है तो ये तीसरा समझना उन दोनों से ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फोकस रहिएगा। क्या ये पता है कि यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड, यहां पर भी चार्ज पॉजिटिव माना और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ लिया, अग्रीड। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ऐसे दिखाते हैं तो चार्ज के आसपास देखो फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है, देखिए तो बेटा यहाँ पर ये देखो, ये क्लोज है, ये नजदीक है, ऐसे देखो क्लोज, यहाँ पे फील्ड लाइंस है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे, वहां पे फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा, और जहां पर फील्ड लाइंस के बीच गैपिंग बढ़ने लगती है, चार्ज से हम लोग दूर चलो, चार्ज से दूर चलो, इनके बीच का डिस्टेंस देखो इंक्रीज करने लगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने लगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने लगा, इसका मतलब चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग, और चार्ज से दूर चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक। अब इससे जुड़ी हुई क्या बात है वो सुनना। गौर से देखना, एक चीज इसमें आपको कुछ इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, धीरे धीरे इनके बीच की गैपिंग बढ़ रही है। ये जो दो सरफेसेस है काफी क्लोज, यहां पर क्या हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा, यहाँ पे वो डिस्टेंस और बढ़ा, यहाँ पे वो डिस्टेंस और बढ़ा, यहाँ पे वो डिस्टेंस और बढ़ा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये दोनों काफी क्लोज, जबकि यहां से यहां आते हैं हम लोग तो इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया पहले से, जबकि यहां से हम लोग और आगे चलते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा हो गया, जबकि यहां से हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस और इंक्रीज कर गया, जबकि थोड़ा और आगे चलते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस और इंक्रीज कर, यदि ये 1 सेंटीमीटर तो इसको 2 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4, इसको 5, ऐसा बोल सकते हैं। ऐतराज कोई? अब ऐसा है क्यों, जरा वो देख लीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चार्ज कहीं इस तरफ रखा हुआ है, और ऐसे ही यदि जैसे इस चार्ज के चारों तरफ कैसे आपने फील्ड लाइंस दिखाया है, यदि आप फील्ड लाइंस दिखाओगे तो एक ऐसे चला गया, एक यहां से ऐसे चला गया, एक यहां से ऐसे निकला, फिर एक फील्ड लाइन ऐसे निकला,
हालांकि हम लोग जिस फील्ड लाइन की बात करते हैं बेटा वो पैरेलल होता है, आपको समझाने के लिए ये बात सिर्फ ऐसे की जा रही है। बुक में भी यदि आप देखोगे तो ऐसे फील्ड लाइंस इस तरह से दिखाएंगे नहीं वो लोग, है ना। यहां पर भी हम लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज 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 है, उसके आसपास ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो लोग भी काफी करीब है। जैसे जैसे दूर जा रहे इनके बीच की गैपिंग बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे, दूर होते चले जा रहे। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो भी थोड़े डिस्टेंस पर ओरिजिनेट हो रहे हैं। सुना आपने? तो ये एक और प्रॉपर्टी बनती है। इसके साथ साथ और भी चीज आप देखें, यदि फील्ड यूनिफॉर्म रहा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा, उनके बीच यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है, मतलब कहानी ऐसी ऐसी कहानी। यदि थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप जरा देखें, कोशिश की है कि जितनी डिस्टेंस पे ये दोनों है, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, उतने ही डिस्टेंस पे इन दोनों को रखा है। यदि कुछ 1-2 mm का डिफरेंस आ गया हो तो ये एरर, आप ह्यूमन एरर है ऐसा समझ के चलो। सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें बात ये हो गई है, ये रहा सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, ना तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज किया जा रहा और ना तो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा। तो जब ये लोग पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस ये लोग हो गए, जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बीच यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो इनके बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा। यदि यहाँ पर x है, यहाँ पर यदि x है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x। जबकि यहाँ पर ये x है, ये डिस्टेंस y है, ये z है। z के बाद क्या होता है, z के बाद कुछ नहीं होता है, z के बाद मान लो ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस मान लो q है, ऐसा कुछ भी मान लो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम होता है उस रीजन पे जहां पर फील्ड लाइंस क्लोजर टुगेदर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, और जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि फील्ड लाइंस दूर होते जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनके बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा। और यदि ये यूनिफॉर्म, तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इक्वी डिस्टेंट होगी। बोलो आया? अच्छा, एक चीज और देख लो, एक और प्रॉपर्टी इसकी और देख लो, एक और प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, लिखना नहीं है कुछ ना, ये बोला आपने, लिखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। लेता हूं ना, नंबर 3, नंबर 3। अच्छा वो यही गिरा, थोड़ा और जोर से गिराती ढक्कन बॉटल का, श्रीलंका चला जाता। नंबर 3 में लिखो, नंबर 3 में, ठीक है, देखिएगा।
the equipotential surfaces are closer together where the electric field lines या electric field intensity is larger and they are far apart, रुक जाइएगा बेटा, and they are far apart where the field is ठहरना, ये आधा है। कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होते हैं वहां पे ये सरफेसेस ज्यादा दूर दूर पे होते, फार अपार्ट होते। और इसमें एक और बात लिखनी बाकी रह गई, ये वाली, यदि फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी इक्वी डिस्टेंट होते हैं। On the other hand, the equipotential surfaces are equidistant where the electric field is uniform, where the electric field is uniform, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो, ना तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़े ना तो घटे, वहां पर इनका भी डिस्टेंस फिक्स होता है। और इस केस में जब यूनिफॉर्म ना रहे तो जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होते हैं, और जैसे जैसे ये वीक होते जाते हैं वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा एक और देख लो, जैसा कह रहा था मैं, कौन सा नंबर, 5 की 4, ये रहा पहला पॉजिटिव चार्ज, ये रहा दूसरा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे केस 2, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप लोग सन्नाटे में हैं, सब लोग मौजूद हैं बच्चों, एक बार आवाज दे दो प्लीज। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके फील्ड की बात करो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अच्छे से देखिए कि इस तरफ ये कॉम्पैक्ट हो गए, इस तरफ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कॉम्पैक्ट हो गए इनके रिपल्सन की वजह से। जब आप इस तरफ आइए, एक पॉजिटिव ले लो और दूसरा नेगेटिव, तो हालात कुछ और। इसमें क्या हुआ, एक प्लस और एक माइनस है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का
जो आउटलाइंस है वो कुछ ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टी थी। यहां तक का सारा सेक्शन हम लोग देख चुके। 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे और ये पोटेंशियल वगैरह का जो सेक्शन है वो वहां से निकल कर हम लोग पहुंचेंगे कैपेसिटर्स पे, कंडेंसर्स या कैपेसिटर। लेकिन अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, जो पढ़कर आए हैं और जो पढ़ रहे हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़े और न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, इन पर काम करना बाकी है। तो ये वाली क्लास रुकेगी तो यहीं पे, इसका आप QR स्कैन कर लो, सारा नोट्स इसका एक साथ रख लो। थोड़ी देर हो गई आज के क्लास को शुरू करने में, और आज बायोलॉजी की भी क्लास है तो उसका टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, रुकिएगा।